जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची बनाना शुरू कर दी है। और जम्मू कश्मीर में इस बार के लोकसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि डीलिमिटेशन के बाद होने वाला यह पहला चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में, और इस डीलिमिटेशन के चलते राजौरी पुंछ का इलाका अनंतनाग के साथ जुड़ गया है। बारामुल्ला में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो पहले सेंट्रल कश्मीर में हुआ करती थी, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हेरफेर हुआ है। श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हेरफेर हुआ है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहा हूं। और इसी तरीके से अनंतनाग जो एक समय में लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, उस लोकसभा क्षेत्र में भी परिवर्तन आया है। और इन परिवर्तनों के बीच में सबसे इंटरेस्टिंग परिवर्तन तो जम्मू संभाग में है। जम्मू संभाग में एक समय में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डोडा उधमपुर क्षेत्र में होती थी, बड़ी सारी उनमें से कॉन्स्टिट्यूएंसीज अब जम्मू लोकसभा क्षेत्र में आ गई हैं। और एक समय जम्मू पुंछ सीट जो हुआ करती थी, अब पुंछ के साथ तो कोई नाता नहीं रहा, राजौरी के साथ भी नहीं रहा, लेकिन कुछ एक इलाका जो है राजौरी जिले का जम्मू की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ उसकी बाउंड्रीज लगती हैं। तो यानी बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। और इस परिवर्तन के बीच में अब किस पार्टी ने किस कैंडिडेट को खड़ा करना है, सबकी इस पर नजरें हैं। और इस समय हम आंकलन करेंगे कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में कहां पर क्या संभावना बन सकती है, और यह कहे बगैर कि वहां पर किस कैंडिडेट को बीजेपी ने एक मैंडेट देना है, कौन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से होगा। हम थोड़ा यह आंकलन करेंगे कि कौन होना चाहिए कैंडिडेट, अगर यह होगा तो क्या होगा, इस तरह की बात हम लोग करेंगे। कुछ हमने जो हमारे सामने डिटेल्स हैं उस पर हम लोग जो है थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से एक बात तो अभी तक के परिस्थितियों में तय हो गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वहां से चुनाव लड़ती है तो प्रत्याशी होंगे उमर अब्दुल्ला। अगर पीडीपी तय करती है कि हमें श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से अपना कैंडिडेट खड़ा करना है, तो उनके पास कैंडिडेट खड़ा करने के लिए वहां पर श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से नईम अख्तर हैं, अन्य कुछ और कैंडिडेट्स भी उनके पास हैं। और इसी तरीके से श्रीनगर से अगर कांग्रेस तय करती है कि हमको यहां से चुनाव लड़ना है, तो एक मजबूत दावेदार जो कांग्रेस का श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से है, उनका नाम तारिक हमीद करा है। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर वहां से अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है या करने का इरादा बनाती है, तो उनके पास भी 3-4 लोग हैं। डॉक्टर रक्षा इंद्राबी हैं, अल्ताफ ठाकुर हैं, अशोक भट्ट हैं, और उसके अलावा आरिफ राजा हैं। हालांकि ये वो नाम है जो आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि किसी ने नहीं करी कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, पर जो शोरगुल मचा हुआ है और जो अफवाहें उड़ रही हैं, उसके बीच में इन सभी लोगों के नाम जो हैं वो आम जनमानस के बीच में आ रहे हैं। तो श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में कमजोर कौन है, मजबूत कौन है? श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में परिस्थितियों के मुताबिक और जो कॉन्फिडेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर में है, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि हवा हमारे हक में चल रही है, उसके चलते मजबूत दावेदार इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस बार लोकसभा का चुनाव ना लड़े, उमर अब्दुल्ला प्रत्याशी होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से श्रीनगर से। अगर उमर अब्दुल्ला प्रत्याशी होते हैं तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेगी? और बाकी अन्य दल वहां पर क्या करें? क्या बाकी दलों के पास इतनी ताकत है? पहले तो एक समय वो था जब श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में पोलिंग नहीं होती थी, वोट नहीं पड़ता था, और जो थोड़े बहुत लोग वोट डालने के लिए निकलते थे वो परिस्थितियों के मुताबिक वहां पर फैसला हुआ करता था। यानी अगर आप 2002 और 2008 के कालखंड के बीच में देखें तो पीडीपी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया श्रीनगर में। 2009-2014 के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने इक्वली वहां से अच्छा परफॉर्म किया। फिर 2015 आया तो फिर पीडीपी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो ये कुछ है, इस तरह की कुछ परिस्थितियां वहां पर हैं, और कुछ डायनामिक्स इस तरह के वहां पर हो जाते हैं कि जो पार्टी सत्ता में आने वाली होती है या सत्ता में आ जाती है, तो वो पार्टी श्रीनगर में अच्छा परफॉर्म करती है। तो इन परिस्थितियों में क्या होगा? और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि जिन पार्टियों को यह कहा जाता है कि इन पर नई दिल्ली का इस बार आशीर्वाद है और यही पार्टियां जो है जम्मू कश्मीर में सत्ता में बैठने वाली हैं,
उन पार्टियों के प्रत्याशी अक्सर श्रीनगर की जो असेंबली सीटें हैं वो जीत जाया करते हैं। इतिहास रहा है। अब इसमें सच है या नहीं है उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन लोग इसी तरीके से, और राजनीतिक विशेषज्ञ तो खासतौर पर यही कहते हैं कि जो श्रीनगर की लोकसभा सीटें हैं उन पर तो, श्रीनगर की लोकसभा सीट पर तो यूं फैसला होता है। लेकिन अगर इस बार लोग वोट डालने निकलते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्फिडेंस को देखते हुए तो यह लगता है कि भाई श्रीनगर में तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है, वहां पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन तारिक हमीद करा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तारिक हमीद करा वहां से लोकसभा के बाजाब्ता मेंबर रहे हैं, इस्तीफा दिया है बाद में तारिक हमीद करा ने। तो तारिक हमीद करा को लेकर यह कहना कि जनाब अगर वो मैदान में उतरे तो वो कमजोर खिलाड़ी होंगे, ऐसा नहीं है। तारिक हमीद करा का भी एक परिवार है और तारिक हमीद करा के परिवार का भी एक राजनीतिक इतिहास है कश्मीर, खासतौर पर श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से। तो तारिक हमीद करा कांग्रेस की तरफ से एक मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। और अगर इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम ये सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और जैसा कहा जा रहा है, जैसे कल कहा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल ने, हम शायद मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो श्रीनगर पर तो दावेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, मगर थोड़ी लड़ाई कांग्रेस भी लड़ सकती है कि जनाब आप एक काम करें, आप लड़ लें बारामुल्ला, आप लड़ लें अनंतनाग, और आप लड़ लें जम्मू की डोडा उधमपुर वाली सीट, और आप हमको दे दें श्रीनगर, और हम लड़ लेंगे जम्मू की सीट के ऊपर। यह दावेदारी कांग्रेस कर सकती है। और श्रीनगर को लेकर दावेदारी कांग्रेस इसलिए कर सकती है क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि उनके पास तारिक हमीद करा के रूप में एक मजबूत खिलाड़ी श्रीनगर में है। मगर आज की परिस्थितियों को लेकर और जिस माहौल में चुनाव होने जा रहे हैं, और जो माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि हमारे हक में बना हुआ है, उसमें श्रीनगर की मजबूत दावेदारी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। और उसके बाद नंबर 2 पर अगर किसी की दावेदारी है तो वो कांग्रेस की है, नंबर 3 पर फिर पीडीपी की दावेदारी है, उसके बाद अन्य दलों की दावेदारी भी है। लेकिन अगर तो चुनाव होने उस मूड में, उस अंदाज में, जिस अंदाज में श्रीनगर में चुनाव होते हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की भी एक ताकतवर दावेदारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास भी ताकतवर प्लेयर हैं जिनको आप श्रीनगर के मैदान में उतार सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर तो कई और लोग हैं जिनकी दावेदारी है। लेकिन फिलहाल श्रीनगर की परिस्थितियों में स्ट्रेट लाइन को यह लगता है कि सबसे मजबूत दावेदारी श्रीनगर की लोकसभा सीट के ऊपर सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कांग्रेस की, उसके बाद अन्य बाकी पार्टियों की भी है। अब इसके साथ थोड़ा सा इस तरफ निकल आते हैं बारामुल्ला। बारामुल्ला में एक कैंडिडेट तो डिक्लेयर हो गया और उस कैंडिडेट का नाम भी आ गया और वो ऑलरेडी इस क्षेत्र में चल फिर भी रहे हैं। उनका नाम है सज्जाद गनी लोन। आज के टाइम में सज्जाद गनी लोन बारामुल्ला के सबसे ताकतवर दावेदार हैं हमारे हिसाब से। यह आंकलन हमारा जो ग्राउंड पर वहां पर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं उनसे बात करके, और कुपवाड़ा और बारामुल्ला की जो बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं, और कौन सी वाली, वो नहीं जो चुनाव लड़ते हैं, वो जो लड़वाते हैं। और इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कोई सरकारी बाबू ना, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में लोग बैठे हैं, जो जिनके पास वोटर है, जो वोटरों के पास जाकर कन्विंस उनको करते हैं कि फला कैंडिडेट को आपने वोट देना है, तो उनसे अगर बात करें तो वो कहते हैं कि सज्जाद गनी लोन एक ताकतवर और मजबूत प्लेयर है। क्यों? क्योंकि उनका बेस शुरू होता है तरहगाम से, उससे बाद वो कुपवाड़ा के इलाके में जाएंगे, लोलाब और बाकी इलाकों का भी अगर देखा जाए, और कुछ शिया बेल्ट में भी उनके पास अच्छा खासा वोट है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मजबूत दावेदारी जो है वो है, सबसे पहले दावेदारी बनती है सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से। नंबर 2, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो एक समय कांग्रेस के पास प्रत्याशी जरूर थे, लेकिन अनंतनाग की लोकसभा के लिए कोई मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस के पास इस इलाके में कभी रहा हो, इतिहास में कोई रहा होगा, लेकिन फिलहाल इस समय कांग्रेस के पास कोई बड़ा ताकतवर चेहरा नहीं। एक बड़ा ताकतवर चेहरा बारामुल्ला से कांग्रेस के साथ था ताज मोहिउद्दीन, आज के दिन पार्टी में नहीं है, गुलाम नबी आजाद के साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बारामुल्ला में तीसरी दावेदारी, अब जैसे मैंने आपको कहा कि सज्जाद गनी लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है, उनकी तो सीट है, वो तो जीते हुए हैं सीट से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर पूरे बारामुल्ला जिले में, और जितने भी जिले इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं सब जिलों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कैडर है। और अगर हम कुपवाड़ा की बात करें, सज्जाद गनी लोन का मुकाबला करने की बात करें और वोट की कंसोलिडेशन की बात करें, तो इस समय एक चेहरा जो बड़ा खामोशी के साथ
दुबक के बैठा हुआ इस सारे राजनीतिक प्रकरण को देख रहा है वो है मीर सैफुल्लाह का। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लॉ मिनिस्टर रहे 2009 से लेकर 2014 तक 6 साल, और उनके चूंकि वो कुपवाड़ा से आते हैं तो उस बेल्ट का वोट जाहिर सी बात है, और उनका एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी वहां के वोट बैंक के ऊपर है। और फिर अलग अलग जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपना वोटर है वो, और उसके बाद वो जो फ्लोटिंग वोटर है, वो फ्लोटिंग वोटर वो जो जैसा मौसम आता है उस हिसाब से वोट देता है। मौसम नेशनल कॉन्फ्रेंस का है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देगा, और अगर उनका नहीं हो तो किसी और पार्टी को वोट देगा। तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मीर सैफुल्लाह है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक और नाम जो आ रहा है वो आगा सईद रूहुल्लाह का है। आगा सईद रूहुल्लाह भी एक ताकतवर खिलाड़ी वहां से हो सकते हैं, लेकिन जब मैदान में उतरेंगे तो क्या कुपवाड़ा बेल्ट में, बारामुल्ला बेल्ट में, जहां पर सज्जाद गनी लोन की तूती बोलती है, या उनके परिवार का या उनके पिताजी का वोट है और उनका अपना वोट है, क्या वहां पर वो सज्जाद गनी लोन को पीछे कर पाएंगे? वेव हुई तो सब कुछ कर पाएंगे, और अगर वेव नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं हुई तो बड़ा मुश्किल होगा। और उसके बाद एक और सिनारियो है, वो सिनारियो ये है कि अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ बुखारी ये तय करते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और समर्थन देगी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन को, तो फिर खेल जो है बाकी पार्टियों का बिगड़ जाएगा। अब आज के दिन हम कहेंगे जी सैयद अल्ताफ बुखारी के पास तो कौन सा वोट है, तो हवा में बातें हैं, ऐसा नहीं है। सैयद अल्ताफ बुखारी के पास ताकतवर और दमदार लोग हैं जो इन कॉन्स्टिट्यूएंसियों में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसियों के जीते हुए कैंडिडेट हैं, एमएलए रह चुके हैं, तो उसकी दावेदारी मजबूत है। तो उसके चलते अगर सैयद अल्ताफ बुखारी आखिरी लम्हे पर यह कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं लड़ेंगे, सज्जाद गनी लोन लड़ ले, हम समर्थन देंगे, तो वो जो वोट शिफ्ट होगा उस वोट शिफ्ट का फायदा भी सज्जाद गनी लोन को होगा। और एक बात तो तय है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस किसी भी समय नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई समर्थन देगी, उसकी कोई संभावना वहां पर नहीं है। बारामुल्ला में पीडीपी समर्थन दे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसका कोई बड़ा फर्क नेशनल कॉन्फ्रेंस की किस्मत के ऊपर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पीछे भी डीडीसी के चुनाव में भी हमने देखा कि पीडीपी का वो वर्चस्व या वो ताकत अब पीडीपी के पास इस इलाके में नहीं है जो ताकत एक समय पीडीपी के पास थी जब पीडीपी सत्ता में थी। और जो लोग पीडीपी को में आए बारामुल्ला जिले से, वो सारे लोग अपनी पार्टी बना चुके हैं, तो इसलिए अब जो अपनी पार्टी में है तो जाहिर सी बात है फिर वहां पर तो समीकरण वैसे रहेंगी नहीं। तो नंबर 1 पर अगर हम बारामुल्ला में सज्जाद गनी लोन को रखते हैं, नंबर 2 पर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को रखते हैं, तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जो पहाड़ी मिला है, इस पहाड़ी के मिलने के, पहाड़ी को एसटी मिलने के बाद तो बीजेपी का कहना है कि भाई सबसे मजबूत दावेदारी तो हमारी है, क्योंकि इस बारामुल्ला जिले में तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में पहाड़ी लोग रहते हैं और जिनको एसटी मिल गया है। अब वो तो सीधा सीधा बीजेपी का वोटर होगा। जब लोकसभा के चुनाव का अभी बिगुल तो बजा नहीं, बिगुल बजेगा, और जिस समय माहौल गर्म होगा और चुनावी जनसभाओं में नेता राजनीतिक वार चलाना शुरू करेंगे और भाषण होने शुरू हो जाएंगे, तो यकीन मानिए कि माहौल भी थोड़ा थोड़ा तब्दील होना शुरू हो जाएगा। वो जो माहौल के अंदर तब्दीली आएगी उसमें एसटी जो पहाड़ी कबीला को मिला है कितना सस्टेन कर पाएगा, इसको ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। अच्छा, अब आगे बढ़िए। अब एक नाम बीच में से कल आया है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि मुजफ्फर हुसैन बेग, जिन्होंने जम्मू आकर प्रधानमंत्री की जनसभा में जो शामिल हुए, और मुजफ्फर हुसैन बेग ने उस जनसभा में एक बॉम्ब शेल डाल दिया, उन्होंने एक बॉम्ब गिरा दिया और उन्होंने कहा कि मैं कहां पीडीपी, कौन सी पीडीपी, क्या पीडीपी, हम तो कभी थे ही नहीं पीडीपी। भाई मतलब हम तो ठीक है वहां गए, मुफ्ती मोहम्मद सैयद की हम कब्र पर गए, हमने वहां फातिहा पढ़ा, ठीक है, वो वहां उनकी बेटी थी, हम उनके साथ थे, पर हम पीडीपी नहीं। बस ये जो स्पिन हुआ है ना बॉल, यानी आप गुगली फेंकते जा रहे थे, अचानक आपने लेग कटर मार दिया। ये लेग कटर मारा है इन्होंने, तो ये लेग कटर से जो है दुविधा में आ गया है सारा राजनीतिक जो जितना भी सिलसिला कश्मीर में बनने लगा था कि जनाब पीडीपी का रिवाइवल हो गया, पीडीपी वापस आ रही है और फला और ये और वो। पता चला कि जनाब पीडीपी रिवाइव तो हो रही है, लेकिन वो नेता जो पीडीपी का बड़ा नेता माना जाता था वो पीडीपी में नहीं है। उसने वो बयान जज्बात में आकर, इमोशंस में आकर दे दिया, लेकिन उनका पीडीपी से फिलहाल कोई लेना देना। अब मुजफ्फर हुसैन बेग वो किस तरफ होंगे ये भी बड़ा मैटर करेगा।
अब अभी तक की परिस्थितियों में आप जानते हैं कि उनकी धर्मपत्नी इस वक्त डीडीसी बारामूला हैं और डीडीसी की चेयरपर्सन इस समय है, और यह भी जगजाहिर बात है कि वो डीडीसी की जो चेयरपर्सन है उसमें एक राजनीतिक दल का, एक राजनीतिक पार्टी का बड़ा रोल रहा है। तो क्या वो अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को, फकीर खान को देंगे कि आप आइए जो कुपवाड़ा से चुनाव लड़िए, मेरा समर्थन आपके साथ, मेरा सारा वोटर बारामूला से आपको वोट देगा, सारा पहाड़ी जो है वो बीजेपी के साथ खड़ा होगा? क्या मुजफ्फर हुसैन बेग स्टेज से ये ऐलान कर पाएंगे? क्या जो रैली कश्मीर घाटी में होने जा रही है, जिसके बारे में पहले मिल रहा था कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिला में होगी, अब सुनने में आ रहा है श्रीनगर में होगी, तो अगर यह रैली वाकई जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर में हुई और कहीं स्टेज पे चढ़ गए मुजफ्फर हुसैन बेग और उन्होंने बीजेपी का थाम लिया हाथ, तो इसका मतलब यह होगा कि फिर वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर प्रत्याशी हो सकते हैं बारामूला से, और वो पहाड़ी के दम पर होंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि एक इलाके का, एक जगह का एक सेंटिमेंट है, वो किसी राजनीतिक दल के साथ या विचार के साथ अगर पहले से है, उसको मोड़कर किसी और राजनीतिक दल और किसी और राजनीतिक विचार के साथ लाना जरा मुश्किल काम है, मगर राजनीति में कुछ भी संभव है। और लोग किस तरफ जाएंगे, वोट किसको देंगे, ये तो जनता पर है, जनार्दन है, जो चाहे वो करे। तो मुजफ्फर हुसैन बेग, हालांकि ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं मिली है और ऐसी संभावनाएं भी बड़ी कम है कि मुजफ्फर हुसैन बेग बीजेपी पे शामिल होंगे, ऐसा कुछ अभी तक लग नहीं रहा, पर पीडीपी में नहीं है। तो क्या मुजफ्फर हुसैन बेग इंडिपेंडेंट खड़े होंगे? और अगर मुजफ्फर हुसैन बेग इंडिपेंडेंट खड़े होंगे तो क्या होगा? क्या उससे कोई बड़ा राजनीतिक बवाल बारामूला में मचेगा? बड़ी इंटरेस्टिंग है, उनका इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट राजनीतिक प्लेयर है बारामूला के। अब आप उनका आंकलन इस हिसाब से कतई मत कीजिएगा कि जनाब उनके साथ इतना वोटर है, फला वोटर है। वोटर मैटर नहीं करता, आदमी मैटर करता है कि इसका कद कितना बड़ा है। तो कद के हिसाब से एक बड़ी शख्सियत मुजफ्फर हुसैन बेग हमेशा रहे हैं। तो कल जब बारामूला में इंडिपेंडेंट प्रत्याशी बन के वो खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है उनका अपना वोटर भी होगा, उनके साथ एक सिलसिला भी चलेगा, तो उससे भी फर्क पड़ सकता है। मगर फिर भी मैं दोबारा कह रहा हूं एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर कि सज्जाद गनी लोन की दावेदारी इस क्षेत्र में सबसे मजबूत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंपैरेटिवली भी मजबूत नजर आ रही है। फिलहाल बाकी प्रत्याशी जो अलग अलग पार्टियों के होंगे उनके मुकाबले में मजबूत आ रही है, पर जनता जनार्दन है, जब वोट देने की बारी आएगी तो जनता तय करेगी मजबूत कौन है, कमजोर कौन है। जनता किसी भी तरफ जा सकती है, जनता का मूड कुछ भी हो सकता है। डोडा में जब लग रहा था असेंबली के चुनाव में कि शक्तिराज परिहार तो पिछड़ रहे हैं, मुसलमान वोट तो शक्तिराज परिहार को पड़ेगा ही नहीं, लेकिन जब चुनाव हुए और मतपेटियां खुली तो पता चला कि मुसलमानों ने भी अच्छे खासे नंबर में शक्तिराज परिहार को वोट दिया है, जिसके चलते शक्तिराज परिहार जो है डोडा से एमएलए बने। तो ये जनता है, जनता को जो लगता है कि ये हमारा काम करेगा, जनता उसकी तरफ जाती है। तो ये तो बात थी बारामूला में कि बारामूला में कौन कौन प्रत्याशी। तो मैंने आपको बताया सज्जाद गनी लोन हो सकते हैं, आगा सैयद रूहुल्लाह हो सकते हैं, मीर सैफुल्लाह हो सकते हैं। उसके अलावा क्या अकबर लोन को रिपीट किया जाएगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मर्जी है। भाई जब आपकी हवा चल रही है तो हवा में आप किसी को भी कैंडिडेट बना के खड़ा कर दीजिए, वो तो हवा ने जितवाना है, आप तो कैंडिडेट तो मैटर ही नहीं करता। जैसे आप जम्मू लोकसभा सीट पर कहिए प्रत्याशी, तो आम आदमी भी उठकर कहेगा वह प्रत्याशी कौन हो कोई मैटर नहीं करता, चुनाव तो बीजेपी ने जीतना है। ये लोगों के मनस में है बात। ये एक आम राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये कहता है कि भाई लोकसभा के चुनाव में मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है, जिसके साथ भी होगा। तो आप सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू में आएंगे, उनके मुकाबले में कौन खड़ा होगा लोकसभा में? तो आप खुद सोचिए, देश के प्रधानमंत्री और जिनका इनकी छवि और जिनका जिस तरीके से इस समय उनकी छवि देश में बनी हुई है, इन परिस्थितियों में लोकसभा के चुनाव में कई लोग तो ये कहते हैं, हालांकि राजनीति में नथिंग इज फोरगॉन कंक्लूजन, देयर एनीबडी कैन स्प्रिंग अ सरप्राइज, बट ये इस तरीके की बात तो चल रही है। तो अगर हवा चली तो फिर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको खड़ा करे उसकी दावेदारी है। लेकिन अभी की परिस्थितियों में सज्जाद गनी लोन और अगर अल्ताफ बुखारी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करते हैं तो बहुत मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर अपना हैक डाल दिया बीच में मुजफ्फर हुसैन बेग ने, तो फिर गेम के बारे में दोबारा आपके साथ बात करनी पड़ेगी। और तीसरा, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस के पास एक समय बड़े ताकतवर कैंडिडेट हुआ करता, ताज महिउद्दीन थे, या दावेदारी एक और शख्स की भी थी, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के बेटे सलमान सोज की भी बड़ी दावेदारी थी उस इलाके में।
लेकिन फिर मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर उतने एक्टिव नहीं रहे वो उस इलाके में, वरना एक टाइम वो कोशिश बहुत कर रहे थे। अन्य कांग्रेस के और भी प्लेयर हैं वहां पर, कोई नाराज ना हो जाए कि भाई मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन जो नाम बड़े हैं उन्हीं का नाम। तो ये बारामुल्ला के बारे में मैंने आपको बता दिया। और पीडीपी का जहां तक बारामुल्ला से ताल्लुक है, कुछ जो मेरे पास नाम आए थे या कुछ लोगों ने जो बात की और उन्होंने कहा कि संभवतः ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक नाम ले रहे थे श्रीनगर से कि खुर्शीद आलम वो एक कैंडिडेट हो सकते हैं। उसके अलावा बारामुल्ला को लेकर जो एक और बात मेरे पास आई वो ये भी थी कि वहीदुर रहमान परा एक कैंडिडेट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उसमें मैंने आपको बता दिया कि आंकलन अभी तक का ये है, कोई बदलाव आएगा तो फिर जुड़ेंगे आपके साथ। और अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चूंकि लगा नहीं है तो फिलहाल हमारे बोलने पर भी प्रतिबंध नहीं है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा तो हमको भी फिर किसी एक पार्टी के दल के कैंडिडेट के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि इसकी बढ़त है या ये ताकतवर है। उसके बाद आइए तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में बात मैं करूंगा, वो है अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूएंसी। साउथ कश्मीर एक वक्त पीडीपी का बैशन माना जाता था कि यह पीडीपी का गढ़ है, यहां से केवल और केवल पीडीपी, और पीडीपी मजबूत मानी जाती थी अनंतनाग में, साउथ कश्मीर में। और साउथ कश्मीर को लेकर यह भी था कि पीडीपी पूरे नॉर्थ से सेंट्रल कश्मीर से साफ हो जाए, लेकिन साउथ कश्मीर में पीडीपी का दबदबा रहेगा। कारण यह कि खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद बिजबियाड़ा से आते हैं और महबूबा मुफ्ती का खुद का जो उनका रिश्ता है वो वैसे तो पूरी घाटी के साथ, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ मुख्यमंत्री रही हैं और उनकी पार्टी है, लेकिन अनंतनाग के साथ एक इमोशनल रिश्ता भी है और वैसे भी अनंतनाग की बेटी है क्योंकि उसी जिले से आती हैं। तो अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती मजबूत जरूर है, और पुंछ रजौरी में भी जो एक तरह का सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो भी महबूबा मुफ्ती के बड़े मद्दाह हैं, वो भी महबूबा मुफ्ती को बहुत पसंद करते हैं। और रजौरी पुंछ में पीडीपी के पास वोट बैंक है। ये कहना कि उनके पास वोट बैंक नहीं है, ऐसा नहीं है, पीडीपी के पास वोट बैंक है। बीजेपी के साथ अलायंस करने के बाद भी पीडीपी के पास रजौरी पुंछ में वोट बैंक है। भले ही रजौरी पुंछ में बड़े लीडर पीडीपी को छोड़कर अपनी पार्टी या किसी और जगह चले गए हों, लेकिन जो छोटे मोटे यंग नौजवान लड़के लड़कियां पीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं रजौरी पुंछ में, वो लोग पीडीपी हैं और उस हिसाब से पीडीपी के पास रजौरी पुंछ में वोट बैंक है। लेकिन क्या वो वोट बैंक इतना मजबूत है कि अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में महबूबा मुफ्ती लोकसभा का चुनाव जीत सके? यह असमंजस है, कुछ भी हो सकता है। वो खड़ी हो तो खड़ी हो सकती हैं, बड़ी लीडर हैं, प्राइम चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, और उसके अलावा राजनीतिक अनुभव बहुत है उनके पास, वो खड़ी होंगी वहां से। लेकिन यूं कहें आपकी क्या मजबूत दावेदारी है? दावेदारी है, मजबूत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नंबर 2 पर। वहां गुलाम अहमद मीर भी अनंतनाग में एक इंपॉर्टेंट और सेंट्रल फिगर है कांग्रेस के। आप ये भी जानते हैं कि डूरू शाहबाद से वो खुद आते हैं, अनंतनाग उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन जो दिक्कत महबूबा मुफ्ती की वही गुलाम अहमद मीर की, कि हां कांग्रेस तो है पुंछ और रजौरी दोनों ही इलाकों में, और आज भी कांग्रेस है, लेकिन क्या रजौरी पुंछ का वोटर वोट देगा गुलाम अहमद मीर को? भाई वो कहेंगे भाई हमारा एमपी जो है वो कश्मीर से आएगा तो वो हमारा भला कब करेगा, तो उसको तो इतना ट्रेवल करके हमारे पास पहले पहुंचना है, जब वो हमारे पास पहुंचेगा उसके बाद फिर हमारी बात सुनेगा। और एक जैसे मैंने आपको कहा भी कि रजौरी और पुंछ पहली बार अनंतनाग के साथ जुड़ा है, तो इस तरफ जो लोग हैं वो कश्मीरी सिविलाइजेशन और कश्मीर के लोग हैं, और उस तरफ रजौरी पुंछ में बिल्कुल अलग तरह की दुनिया है। लेकिन अब इन दुनियाओं को जो जोड़ा है डिलिमिटेशन ने, उसके चलते क्या होगा तो वो भी देखना है कि गुलाम अहमद मीर का को कांग्रेस का वोट वहां पड़ेगा कि। तो मैं यह कह रहा हूं कि अगर इंडिया ब्लॉक यहां चुनाव नहीं लड़ता, तो अगर तो इंडिया ब्लॉक ने लड़ा, फिर बारामुल्ला में सज्जाद लोन का मुकाबला, जाहिर सी बात है वहां तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मैंडेट देगा इंडिया ब्लॉक, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और सज्जाद लोन के साथ 2-2 हाथ हो जाएगी, और उसमें फिर अपनी पार्टी और सज्जाद लोन इकट्ठे हुए तो कॉन्टेस्ट और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और फिर तो यूं समझिए कि फिर तो लड़ाई खतरनाक होगी और आखिरी मरहले में फैसला होगा कि जीतेगा कौन, अगर इंडिया ब्लॉक लड़ा। अगर लड़े सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए तो फिर सज्जाद लोन बारामुल्ला से ताकतवर। अनंतनाग में भी अगर यही हुआ कि जनाब मीर साहब कहें जनाब मैं नहीं लड़ता, चलिए मैडम को खड़ा कर दीजिए, तो मैडम की दावेदारी मैंने आपको बताई। उसके बाद एक और दावेदार है
जो मेरा यह मानना है कि अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में मजबूत दावेदार हैं पहाड़ी को एसटी मिलने के बावजूद, वह मियां अल्ताफ। मियां अल्ताफ एक ऐसे खानवादे से आते हैं, एक ऐसे खानदान, एक ऐसे परिवार से आते हैं जो धार्मिक परिवार है और धार्मिक धर्मगुरु उनके पिताजी भी रहे हैं और इस समय वो उस धार्मिक धर्मगुरु की उस धार्मिक धर्मगुरु की जो उनकी कुर्सी थी, उस कुर्सी पर अब वो बैठे हुए हैं। अब जहां तक और तीसरा मियां अल्ताफ को जो क्रेडिट, दूसरा जो मियां अल्ताफ क्रेडिट जाता है वो ये है कि उनकी अपनी छवि बहुत साफ है लोगों के बीच में। यानी मियां अल्ताफ के लंबे चौड़े 30-35 साल के राजनीतिक कैरियर में उनके ऊपर कभी करप्शन का, चोरी का कोई आरोप नहीं लगा। तीसरा उनकी एक और छवि है कि फकीर तबीयत आदमी है। फकीर तबीयत आदमी का मतलब यह हो गया कि लोगों के साथ जो उनका जनसंपर्क है वो बहुत ज्यादा है। राजौरी पुंछ जाते हैं तो 1-on-1 सबसे मुलाकात करते हैं, ये उनको लोग उनके बारे में। अब वो दो वजहें हैं, एक चूंकि वो पीर हैं अपने लोगों के, तो पीर होने के कारण तो मुलाकात करनी बनती है, और दूसरा वो राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। और उसके बाद उनका खुद का स्वभाव भी ऐसा है कि उस स्वभाव के चलते लोग उनसे बड़े इंस्पायर भी होते हैं और लोग उनको बड़ा मानते भी हैं। और चूंकि धार्मिक धर्मगुरु हैं तो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग तो जाहिर सी बात है एंड ब्लॉक उनके हैं कि भाई ठीक है, ये तो हमारे धार्मिक धर्मगुरु है, वोट तो हम इन्हीं को देंगे। लेकिन पहाड़ी कबीला के लोग मियां अल्ताफ से कोई नाराज हो या उनकी कभी कोई नाराजगी उनसे रही हो, ऐसा भी मैंने आज तक सुना नहीं। कारण उसका यह कि मियां अल्ताफ ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिस बयान के चलते उन्होंने पहाड़ी कबीला के लोगों को दुखी किया हो या परेशान किया हो, या पहाड़ी कबीला के लोगों को लगा हो कि यार ये बयान तो हमारे खिलाफ दे दिया उन्होंने। यह अलग बात है कि अपने समुदाय के या अपने कबीले के लोगों के लिए मियां अल्ताफ ने चिट्ठी लिखी हो या मियां अल्ताफ ने बात की हो या केंद्र में बात की हो, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मियां अल्ताफ ने कभी किसी समुदाय विशेष को, कभी किसी समुदाय के खिलाफ कोई किसी जगह बयान दिया हो, मेरी नजर से आज तक कोई ऐसा बयान गुजरा नहीं। तो उसके चलते मियां अल्ताफ का जहां तक अनंतनाग में ताल्लुक है, वहां तो जाहिर सी बात है पार्टी के कैडर का वोट होगा, पार्टी का वोट होगा, लेकिन वो जो बड़ा एक चंक है वहां पर गुजर बकरवाल वोट का, वो भी उनको वहां पर मिलेगा, कुछ इलाके में वहां पर है। और फिर पुंछ राजौरी में वो जो गद्दी, जिस गद्दी के ऊपर वो गद्दी नशीन है, उस गद्दी का भी बड़ा जबरदस्त असर है। और ये तो कई बार लोग कहते हैं कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक वक्त वो था जब मियां अल्ताफ के अब्बा जी तय किया करते थे भी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ये बड़े ताकतवर परिवार से आते हैं ये और उसके बाद उनके अपने पारिवारिक संबंध हैं। यानी आप सोचिए कई राजनीतिक परिवारों में तो उनके अपने पारिवारिक संबंध हैं, कहीं पर ब्याह हुआ है, कहीं पर शादी हुई है, तो उस हिसाब से परिवारों से भी जुड़े हुए हैं। तो अब ये जो इस तरह का जुड़ाव होता है, इसमें आपकी जो राजनीतिक रीच होती है वो बहुत ज्यादा लोगों तक होती है कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपके पास एक घर है बैठने के लिए जहां लोग जो है आ रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इस इलाके में एक और मजबूत दावेदार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हो सकते हैं वो मियां अल्ताफ हो सकते हैं। और इंडिया ब्लॉक के सबसे ताकतवर कैंडिडेट भी मेरे हिसाब से, मेरे आंकलन से मियां अल्ताफ हो सकते हैं। लेकिन अब आती है बीजेपी। अब बीजेपी के पास इस इलाके में पिछले दिनों आ गई डॉक्टर शहनाज गनई, एमएलसी रही हैं और एक बड़े राज परिवार से आती हैं। एक बड़े राज परिवार से आने के साथ साथ में अपना उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस भी है, छवि भी लोगों के बीच में साफ सुथरी है। और उसके बाद राजनीति में नई नहीं है, पुरानी है, एमएलसी रह चुकी हैं और बड़ा कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने। उस वक्त भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो मेंबर हुआ करती थी और हम पत्रकार के तौर पर जाते थे और उनको कवर करते थे। तो बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी है। बड़े इफेक्टिव सवाल पूछती थी और अपने इलाके के लोगों की अच्छी खासी नुमाइंदगी करती थी। लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए वो लुप्त हो गई और अपने पारिवारिक जीवन में आ गई और उसके बाद फिर दोबारा जब राजनीतिक तौर पर एक्टिव हुई तो बीजेपी उन्हें पिछले दिनों ज्वाइन की। डॉक्टर शहनाज गनई ने बाकी पहाड़ी लीडरों की तरह बीजेपी तब ज्वाइन की जब पहाड़ी लोगों को एसटी मिला। क्या है पहाड़ी कबीला के लोगों ने और उनके लीडरों ने यह वादा किया है बीजेपी के साथ कि आपने हम पर एहसान किया है, हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। अब शहनाज गनई एक दावेदार हैं, उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है उस पर मैं ज्यादा आंकलन नहीं करूंगा, लेकिन राजौरी में जरा मुश्किल होगा उनके लिए। राजौरी में इसलिए मुश्किल होगा उनके लिए क्योंकि
एक नेता का कनेक्ट पूरे इलाके के साथ जरूरी है। लेकिन चूंकि एहसान की बात है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बीजेपी के लीडर जब कैंपेन के लिए वहां पर आएंगे तो एक माहौल उनके हक में जरूर बनेगा। अनंतनाग में भी बनेगा, बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की। अब उनकी दावेदारी क्यों है, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। रविंद्र रैना आते रजौरी से हैं और रजौरी में भी एक ऐसी जगह से आते हैं जहां से रजौरी शुरू होती है। यानी यह नहीं कि रजौरी के कोई सेंटर से आते हैं, रजौरी वहां से शुरू होती है। लेकिन रविंद्र रैना ने एमएलए बनते टाइम तो नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, यह बात बोलने में मुझे कोई अचरज नहीं है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपनी छवि लोगों के बीच में, खासतौर पर रजौरी, पुंछ और अनंतनाग के इस इलाके में ऐसी बनाई है कि लोग उन्हें बीजेपी के का नेता के तौर पर तो देखते हैं, मगर बीजेपी के लीडर के तौर पर कतई नहीं देखते। वो कहते ठीक है जी, वो बीजेपी के लीडर तो है लेकिन हैं बहुत अच्छे, संवाद है उनका लोगों के साथ, डायरेक्ट बात करते हैं लोगों के साथ। अभी तक जब से वो पब्लिक लाइफ में है, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव बहुत ज्यादा है, कोई वीडियो उनका ऐसा नहीं आया जहां पर लोगों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कोई लोग उनसे नाराज हो, ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। एक तो छवि है उनकी वो। दूसरा, रजौरी पुंछ के इस इलाके में एक और चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग है उनके लिए, वो ये है कि वो रजौरी के खुद हैं, बीजेपी का कैडर भी होगा, पहाड़ी कबीला के को जिनको एसटी मिला है वो लोग भी होंगे, और उसके बाद ये भी है कि प्रखर रूप से और दमदार तरीके से पहाड़ी कबीला की वकालत अगर किसी शख्स ने पहाड़ी कबीला के लीडरों के बात की है तो रविंद्र रैना ने की है। और उनका बड़ा मशहूर हुआ था वो कड़ाका कड़सी। हालांकि बाद में उन्होंने उसको फिर रुक गए, फिर बार बार नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कड़ाका कड़सी, तो कड़ाका कड़सी कड़ाका हो गया और एसटी जो है वो पहाड़ी कबीला के लोगों को मिल गया। तो वो एक पहाड़ी कबीला अगर ईमानदारी के साथ कबीले की सारी लीडरशिप रविंद्र रैना का साथ देती है और लोग वाकई रविंद्र रैना को वोट देते हैं, और इंडिया ब्लॉक बनकर नहीं बल्कि पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बनकर लड़ती है, तो फिर रविंद्र रैना जो है सबसे मजबूत दावेदार होंगे रजौरी, पुंछ और अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन यह मैंने आपको कहा तब संभव है जब तीन चीजें हों। नंबर एक, पहाड़ी कबीला की सारी लीडरशिप रविंद्र रैना की मदद करे। नंबर दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैरिश्मा तो होगा ही होगा। नंबर तीन, की जो पहाड़ी कबीला ने कहा है कि जनाब आप हम पर एहसान करिए, हम आप पर एहसान करेंगे, तो फिर रविंद्र रैना एक मजबूत दावेदार होंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा फिर मियां अल्ताफ वर्सेस रविंद्र रैना। और तबीयत की बात अगर की जाए तो छवि रविंद्र रैना की भी कुछ ऐसी है कि अगर आप उनके पारिवारिक जीवन में भी चले जाएंगे, हालांकि उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं। बड़ी बार जब हमने उनके पिताजी का या माताजी का कभी इंटरव्यू किया तो लोगों ने अलग अलग तरह की बातें करी, लेकिन जब आप उनसे मिलने या मुलाकात करने जाते हैं तो जमीन पर सोने वाला, बेड पर नहीं सोने वाला, सुबह रात 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, मुलाकात करने वाला, मीडिया फ्रेंडली, लोगों के साथ बातचीत करने वाला, और पहाड़ पर चढ़कर और फलां जगह जाकर और यहां जगह जाकर इस्लाम की भी बात करनी, अपनी बात भी करनी, सारी बातें भी करनी, ये सारे गुण उनमें हैं। तो इसके चलते वो एक मजबूत दावेदार है। अब आते हैं दो कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर। दो ही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो बचती हैं, वो है उधमपुर डोडा और जम्मू पुंछ। इस पर लंबा आंकलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर आंकलन किया तो लगेगा कि भाई इस आंकलन में इस नेता का नाम छोड़ दिया और उस नेता का नाम ले लिया। लेकिन जो नाम अभी तक आ रहे हैं वो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों में जिनके नाम चल रहे हैं, और ये सब अफवाहें हैं, को हम बीजेपी के अंदर थोड़ी बैठे हैं, बीजेपी वालों को भी बीजेपी का नहीं पता होता कि मैंडेट किसको मिलना है। परिस्थितियां ऐसी हैं। यहां 370 हटना था, रात तक 12 बजे तक किसी को नहीं पता था सुबह क्या होने वाला है। तो इस तरह की जिस पार्टी में काम का, और आपने देखा भी होगा मीडिया में कोई खबर नहीं चलती कि कौन कहां से लड़ने वाला है। यहां तो मुख्यमंत्री में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना था तो स्टेज के ऊपर चिट पकड़ाई गई कि भाई ये नया मुख्यमंत्री है जी, अनाउंस करो। गुजरात का मुख्यमंत्री बनना है, वो चप्पल में गया हुआ है और सबसे एंड पर बैठा हुआ है, चुपचाप करके तमाशा देख रहा है, और आगे से अनाउंसमेंट हो रही, भाई साहब आप आइए, आप मुख्यमंत्री हैं हमारे। तो जिस पार्टी में इस तरह का अनुशासन हो वहां तो खबर कोई बाहर आए इसकी संभावना नहीं। अटकलें तो अटकलें ये हैं
ये जम्मू से कविंदर गुप्ता, उनका नाम भी है, और सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका नाम भी है। शक्ति राज परिहार का नाम भी है, लेकिन वो डोडा उधमपुर से है। और एक और पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं, उनको लेकर भी चीमा गोइयां हैं कि जनाब वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। एक बार तो बीजेपी में ऐसा हुआ कि एक सीनियर ऑफिसर दफ्तर बैठा हुआ है और उसे फोन आता है कि सर टीवी पर आपका नाम चल रहा है, आप लोकसभा के उम्मीदवार हो। उसने कहा ये कहां हो गया, तो उसने टीवी लगाया तो वाकई हो उस लोकसभा के उम्मीदवार हो चुके थे। तो उन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और फिर उसके बाद वो लोकसभा के चुनाव में उतर गए। तो बीजेपी में इस तरह का है। तो एक सीनियर पुलिस के ऑफिसर हैं, वो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं और ईमानदार कर्मठ ऑफिसर, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बड़ी साफ छवि के इंसान, ठीक है। और कई बार लोग उनसे इस बात पर नाराज भी होते हैं कि साफ छवि के आदमी है, कोई दोगली बात नहीं करते, करना होगा तो हां बोलेंगे, नहीं करना होगा तो ना बोलेंगे। तो इस छवि के ऑफिसर हैं, उनका नाम भी चल रहा है। सत शर्मा सीए, इनका नाम भी चल रहा है, मंत्री रहे हैं और एक सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और उसके अलावा यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का नाम प्रत्याशी के तौर पर है। और कई तो कहते हैं नंबर 1 है, अब 1 है या 2 है, ये बात की बात है। और उसके अलावा यहां से भी नाम जो है वो देवेंद्र सिंह राणा का है। अब अगर बात की जाए प्रत्याशियों की, तो कविंदर गुप्ता उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पर राजौरी पुंछ के इलाके में का चूंकि कट गया वो, आप तो जम्मू में ही आपको दाएं बाएं फिरना है। तो और उसके बाद जैसे मैंने आपको वेव है, तो इस वेव में कविंदर गुप्ता को हो या सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी हो या कोई पुलिस के ऑफिसर हो या सत शर्मा सीए हो या रविंदर रैना हो या भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष सीनियर उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा हो, कोई भी हो, लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनको तो सिर्फ उतरना है बस। लेकिन उसके बावजूद छवि बड़ी मैटर करती है कि जब आप उतरते हैं और उतरने के बाद अगर प्रधानमंत्री के कारण या बीजेपी की वेव के कारण आपको 7,000 या 7 लाख या 2 लाख या 5 लाख वोट पड़ रहा है और 2 लाख वोट आपका अपना हो, तो फिर वो कमाल माना जाता है कि भाई वेव तो थी लेकिन इसमें भी 2 लाख वोट इनका एक्स्ट्रा पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बहुत, इनको लोग बहुत पर्सनली जानते हैं। 2 लोग हैं जिन्हें इस जम्मू की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग अच्छा खासा जानते हैं। उनमें देवेंद्र सिंह राणा को लेकर तो एक बात बिल्कुल सब जानते हैं और मैं कोई ज्यादा नहीं बोल रहा। वो ये है कि जनसंपर्क के मामले में इन सभी नेताओं में देवेंद्र सिंह राणा और श्यामलाल शर्मा, जनसंपर्क में कोई भी नेता इनमें से रविंदर रैना के अलावा यह क्लेम नहीं कर सकता कि जनाब हमारा जनसंपर्क इनके बराबर है। श्यामलाल शर्मा का ताल्लुक है, घर में उनकी ओपीडी लगती है और उसके कहते ओपीडी हैं और वो ओपीडी जो है भरी रहती है। और वो भाई हैं मदन लाल शर्मा के, और मदन लाल शर्मा ऑलरेडी एमपी रह चुके हैं। तो जब वो एमपी थे तो ये भी मंत्री थे, ये भी इस इलाके में घूमते थे। तो एक तो उनकी दावेदारी है। देवेंद्र सिंह राणा का मैंने आपको बोला कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इस पूरे संभाग में लोग देवेंद्र सिंह राणा को जानते हैं, उनके आचरण से, उनकी बोली से, उनके अपने व्यक्तिगत तौर पर जो लोगों से जिस प्रकार से वो मिलते हैं, लोग उनसे बड़े उनसे इंस्पायर्ड रहते हैं। तो उसके चलते ज्यादा उनके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी एक मजबूत दावेदार है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि इस इलाके में रविंदर रैना की भी दावे, तो ये 3 नेता मैं आपको बता रहा हूं जिनकी इस तरह की छवि है। जहां तक बाकी लोगों का ताल्लुक है, उसमें सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी हैं, वो पार्टी का लीगल ब्रेन है, कानूनी तौर पर कहां क्या करना है, कैसे करना है, और उसके अलावा भी अन्य कई और जगहों पर उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है। लेकिन क्या बीजेपी उनको लोकसभा के रास्ते पावर कॉरिडोर्स में लाएगी या कोई और रास्ता उनके लिए चुनेगी, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। उसके अलावा एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी ईमानदारी और जैसे मैंने आपको कहा उसके चलते वो उम्मीदवार हैं। सत शर्मा सीए, इनका भी नाम जो है वो इसमें है और एक लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं। कविंदर गुप्ता उप मुख्यमंत्री रहे हैं और ये सब लोग हैं जिनकी दावेदारी जम्मू पुंछ पर है। अब आता है डोडा उधमपुर, मेरा इलाका। इस इलाके में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑलरेडी मेंबर पार्लियामेंट हैं इस इलाके से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह चूंकि 10 साल से मेंबर पार्लियामेंट है तो एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। यह कहना कि जनाब आप 10 साल से मेंबर पार्लियामेंट है आपसे लोग नाराज ही नहीं, ऐसा नहीं है। यहां 4 दिन कोई अफसर बनता लोग उससे नाराज हो जाते हैं। तो जो 10 साल से मंत्री है उससे लोग नाराज ना हो, ऐसा नहीं है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो इनके
इनके खिलाफ वहां पर होगी। लेकिन कई काम इनके कार्यकाल में वहां पर हुए हैं। एक तो डोडा के लिए अल्टरनेट रास्ता जो बन रहा है, जो सुध महादेव से रास्ता जाएगा डोडा को जोड़ेगा, तो वो तो बन रहा है। दूसरा, अपनी व्यक्तिगत तौर पर ओवर बिजी होने के बावजूद डोडा का दौरा भी और कठुआ का दौरा भी ये करते रहे, लोगों से मिलते रहे। जितना समय इनको मिलता है, शनिवार और एतवार को इनकी ओपीडी भी जम्मू में और कठुआ में, कहीं सांबा में, कहीं उधमपुर में, कहीं 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 लगती रही है। तो आते रहे हैं अपने इलाके में। और तीसरा ये कि इनको भी एक प्लस पॉइंट है कि चूंकि ये वहां के लोकल है, लोग आज भी कहते हैं कि जी राणा परिवार जो मर्जी आप कह लीजिए, ये परिवार तो डोडा का परिवार है, तो उस हिसाब से इनका वहां से कनेक्ट है। और तीसरा ये कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो बदरवा में जो कुछ बहुत सारे काम हुए हैं, उसके लिए वो व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने उसमें रुचि ली, इंटरेस्ट लिया, तब जाकर वो चीजें वहां पर हुई हैं। लेकिन अभी भी इस इलाके में बहुत सारी कमियां हैं, समय लगेगा पूरा करने में, लेकिन वो एक दावेदार है। दूसरे दावेदार जो है वो पूर्व उप मुख्यमंत्री और एक लंबे समय तक चुनाव लड़े और चुनाव हारते गए, लेकिन बाद में जब पहली बार जीते तो उप मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर निर्मल सिंह। एक अच्छे वक्ता, बीजेपी में यह माना जाता है कि सुलझे हुए नेता, लंबे समय तक लंबा राजनीतिक अनुभव, और उसके चलते डोडा में चूंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलरेडी एमपी चुनाव लड़ चुके हैं, तो जानते हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और अगर इस माहौल में लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी भी मजबूत दावेदारी है। तीसरे दावेदार हैं शक्तिराज परिहार। शक्तिराज परिहार की दावेदारी भी इसी के चलते कि डोडा से आते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूएंसी को चूंकि छोटा कर दिया गया है, कई क्षेत्र जो जम्मू के थे उसमें आते थे, तो उसके चलते आपको लगता था कोई चेहरा जो डोडा का है उसको अगर इधर लड़ाएंगे तो शायद वो कमजोर होगा, तो ऐसा है नहीं। और दूसरा ये भी कि डोडा में गुलाम नबी आजाद चूंकि वहां पर खुद हैं इस समय अपनी पार्टी लेकर, तो कांग्रेस के मजबूत लीडर तो वो थे। चौधरी लाल सिंह का कोई अता पता नहीं कि चौधरी लाल सिंह क्या कांग्रेस में जाएंगे, डोगरा स्वाभिमान संगठन के साथ चुनाव लड़ेंगे, किसी और पार्टी में जाएंगे, उसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं, वो बिल्कुल खामोश है। और क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो डोडा उधमपुर से लड़ेंगे या वो जम्मू की सीट पर लड़ेंगे, जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती तो तब तक चौधरी लाल सिंह को लेकर कोई डिबेट करना वो बनता नहीं। और चौथे दावेदार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी देवेंद्र सिंह राणा है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कोई बीजेपी के अंदर के सूत्रों ने मुझे बताया, कोई सूत्रों ने मुझे कुछ नहीं बताया, ये मेरा अपना मानना है। मेरा इसलिए अपना मानना है कि देवेंद्र सिंह राणा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले हैं, लोगों के साथ उनका जनसंपर्क और जिस तरह का जनसंपर्क उनका है वो किसी और नेता का नहीं। और उस जनसंपर्क के चलते देवेंद्र सिंह राणा उधमपुर से लेकर डोडा के आखिरी पहाड़ पर भी जानते हैं कि यहां भी 4 आदमी में से एक के साथ उनकी जान पहचान जरूर होगी। और सभी समुदाय, ये मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी भी समुदाय का आदमी देवेंद्र सिंह राणा के पास जाते वक्त या उनसे मुलाकात करने के लिए या उनसे बात करने के लिए हिचकिचाता नहीं। और कई बार मैंने देखा लोग लड़ रहे होते हैं उनके साथ कि मतलब आप उनका कोई उनसे बाइट लेने के लिए जाए, उनसे बात करने के लिए जाए, तो वो वाद विवाद चल रहा है और एक बड़ा आम सा आदमी कह रहा है राणा साहब आपने ये कर दिया वो कर दिया और इस तरीके की बात चल रही है। तो ये इस तरह का जनसंपर्क जहां आप आखिरी आदमी को भी बिल्कुल क्लोजली जानते हैं और जब आप जाते हैं तो सीधा उसके आपने कांधे पे हाथ रखा और दाईं तरफ ले गए और बैठ गए और आपने गप लगानी शुरू कर दी, लोग इसको बड़ा मानते हैं। लोग ये भी मानते हैं कि भाई हमारा काम हो या ना हो, लेकिन अगर आपने प्यार से हमसे बात कर ली तो बस यही काफी, ये भी लोगों का मानना है। तो आप किश्तवाड़ चले जाएं या डोडा की पहाड़ी पे चले जाएं या कोई रामबन के ऊपर वाले इलाकों में चले जाएं, तो और उसके बाद एक और चीज देवेंद्र सिंह राणा में कि जुबान भी बोल लेते हैं, उस इलाके के रहने वाले इलाके की जुबान भी बोलते हैं, डोगरी भी बोलते हैं और अंग्रेजी में भी महारत है। ये दोनों भाइयों को, ये एक को नहीं दोनों को है। तो लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इनका जनसंपर्क जो है उसके तो सभी शहदाई हैं, ये सब मानते हैं, पत्रकार भी मानते हैं, समाज सेवक भी मानते हैं और पार्टी के नेता भी मानते हैं। अब पार्टी को यह तय करना है कि उन्हें कहां से कौन सा कैंडिडेट खड़ा करना है। लेकिन इसमें मैंने एक नाम नहीं लिया जम्मू पूछो, वो जुगल किशोर शर्मा का। जुगल किशोर शर्मा को लेकर मीडिया में जो खबरें आई हैं कि शायद उनका नाम नहीं है या उनको रिपीट नहीं किया जाएगा, इस पर भी ज्यादा यकीन मत कीजिए। उसका कारण यह है कि यह बीजेपी है। हो सकता है कल कोई लिस्ट निकल आए और कह दिया जाए कि भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह डोडा उधमपुर से लड़ेंगे और जुगल किशोर जो है वो जम्मू से लड़ेंगे, कहानी खत्म। तो ये जो फिर हमने कहानी इतनी लंबी चौड़ी की ना, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए किसी भी राजनीतिक आदमी को जब वो खास तौर पे लोकसभा के चुनाव आ रहे हों, उसकी तैयारी कर रहा हो, तो उसे डोंट काउंट हिम आउट
कि भाई ये तो खत्म हो गया, ये तो इसकी तो बात नहीं। ऐसा नहीं होता राजनीति में। अगर ऐसा होता तो जुगल किशोर शर्मा पिछले लोकसभा में भी प्रत्याशी नहीं होते। ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, ठीक है, पार्टी का अपना आंकलन होता है, उनके पास भी रिपोर्ट्स होती हैं, वो देखते हैं कि हमारा जो एमपी है उसने क्या काम किया, उनको पता होता है, उसी के चलते मैंडेट मिलता है। तो पार्टी जानती है इनकी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं और जुगल किशोर ने क्या किया। तो मैंने आपको कहा कि बीजेपी में सभी की दावेदारी मजबूत है, कोई कमजोर नहीं है। और किसको मैंडेट मिलेगा ये उसी दिन पता चलेगा जब रुका बाहर आएगा। लेकिन मैंने आपको बाकी सीटों का आंकलन बताया कि अगर इंडिया ब्लॉक कश्मीर से इंडिया ब्लॉक करके लड़ता है तो कॉन्टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पर जम्मू और उधमपुर डोडा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी तक बीजेपी के मुकाबले में किसी की दावेदारी हो ऐसा नजर नहीं आया। हालांकि कांग्रेस के पास रमन भल्ला के रूप में एक ताकतवर कैंडिडेट है, लेकिन जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है और जो ओबीसी को मिला है या जो तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में आई हैं, उनके चलते रमन भल्ला एक मुकाबले में दावेदार हो सकते हैं। पर कितना मुकाबला करेंगे तो जब चुनाव होने लगेगा तभी पता चलेगा। तो ये सारा आंकलन था पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, लंबा है, इसको आपने फेसबुक पर भी शेयर भी करना है और यूट्यूब पर आप इसको तफसील से देखिएगा। और अगर कहीं पर आपको लगता है कि इस आंकलन में किसी का नाम रहा है या कोई बात रही है तो वो जरूर आप मुझे बताएं।